पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि फिरोज तुगलक ने हिंदुओं एवं मुसलमान शासकों के लिए अलग अलग युद्ध नीति का निर्वहन किया। वह मुस्लिम विद्रोहियों को क्षमा कर देता था और विधर्मी शासकों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ता था। फिरोज की यह नीति शासन के प्रत्येक अंग में देखी जा सकती थी। फिर भी वह हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका। जाजनगर और नगरकोट को छोड़कर उसने किसी भी हिंदू शासक पर आक्रमण नहीं किया। राजपूताना के राजाओं से युद्ध करना उसके वश की बात नहीं थी। इसलिए दिल्ली सल्तनत के जो क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे, वे फिरोज तुगलक के समय में भी दिल्ली सल्तनत में फिर से नहीं मिलाए जा सके। फिरोज तुगलक ने केवल 2 मुस्लिम शासकों के विरुद्ध युद्ध किए, जिनमें से पहला था बंगाल और दूसरा था सिंध। बंगाल को जीतने के बाद जब फिरोज तुगलक ने मुस्लिम औरतों का क्रंदन सुना तो वह बंगाल से वापस दिल्ली लौट आया तथा सिंध के मुसलमान शासक ने जब सुल्तान से क्षमा याचना की तो सुल्तान फिरोज सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल किए बिना ही फिर से दिल्ली लौट आया। फिरोज तुगलक ने युद्ध की बजाय सल्तनत की कर व्यवस्था में अधिक रुचि ली। फिरोज को सुल्तान बनने से पहले सल्तनत की राजस्व व्यवस्था का कुछ अनुमान था। इस अनुमान के आधार पर उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन नामक एक अनुभवी व्यक्ति को सल्तनत का राजस्व निरीक्षक नियुक्त किया। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने सल्तनत के राजस्व अभिलेख का अध्ययन किया तथा 6 साल तक विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर सल्तनत के वास्तविक राजस्व का आकलन किया और सुल्तान को सूचित किया कि सल्तनत को खालसा भूमि से प्रति वर्ष 6 करोड़ 85 लाख टन का आय होनी चाहिए। ख्वाजा हिसामुद्दीन की सलाह के अनुसार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की संपूर्ण खालसा भूमि के लिए प्रति वर्ष 6 करोड़ 85 लाख टन का भू राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि जब तक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पद पर बैठा रहा, दिल्ली सल्तनत को खालसा भूमि से इतनी ही आय होती रही। खालसा भूमि का अर्थ होता है वह भूमि जो शुद्ध रूप से केंद्र सरकार के अधीन हो। सल्तनत की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, किंतु भूमि कर के अतिरिक्त भी आय के साधन थे। चूंकि सुल्तान को सैनिक अभियानों पर धन व्यय नहीं करना पड़ता था, इसलिए उसे राजकोष भरने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी शासन को दृढ़ता देने की। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमानुसार जनता पर केवल 4 कर खिराज, जकात, जजिया तथा खाम जारी रखे। शेष समस्त कर उसने हटा दिए। अरब आक्रमण के समय से ही ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं के कहने पर ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। शाक्त संप्रदाय के हिंदुओं का फिरोज शाह तुगलक ने विशेष रूप से दमन किया। खाम अथवा खम्स लूट में प्राप्त माल को कहते थे। कुरान के अनुसार सुल्तान को लूट में से केवल 20% कर लेना चाहिए। शेष भाग सेना को मिलना चाहिए, किंतु अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू राज्यों से प्राप्त लूट के माल में से 80% स्वयं लेते थे तथा 20% अपनी सेना में बंटवाते थे। फिरोज तुगलक ने लूट के माल का कुरान के नियमों के अनुसार बंटवारा करवाना तय किया। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाता था। प्रत्येक मुसलमान के लिए यह अनिवार्य था कि वह अपनी आय में से 40वां हिस्सा अर्थात 2.5% सुल्तान को दे। सुल्तान इस धन का उपयोग इस्लाम की सेवा में करता था।
वह मुसलमान किसानों से 15% भू राजस्व के रूप में लेता था, जबकि हिंदू प्रजा को अब भी 50% कर के रूप में देना पड़ता था। फिरोज तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे लंबी नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना जी के जल को हिसार तक ले जाती थी। दूसरी नहर 96 मील लंबी थी, जो सतलज एवं घग्गर को आपस में जोड़ती थी। तीसरी नहर मांडवी तथा सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर हांसी तक पहुंचती थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक तथा 5वीं नहर यमुना जी से फिरोजाबाद तक पहुंचती थी। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के लिए 160 कुएं भी खुदवाए। जो किसान सिंचाई के लिए सरकारी नहरों का पानी उपयोग करते थे, उन्हें अपनी उपज का 10% अतिरिक्त कर देना पड़ता था। इस प्रकार मुसलमानों को 25% और हिंदुओं को 60% भू राजस्व कर देना पड़ता था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 उद्यान लगवाए, जिनसे सुल्तान को 1,80,000 टन का प्रतिवर्ष आय होने लगी। कुछ मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में एक भी उजड़ गांव नहीं था और एक भी ऐसा खेत नहीं था जो बिना जुते रहता हो। इस कारण फिरोज शाह तुगलक के शासन में दिल्ली सल्तनत में इतनी फसल होती थी कि सल्तनत में अकाल पड़ने बंद हो गए। शम्से शिराज अफीक नामक एक लेखक ने लिखा है, जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़ों तथा फर्नीचर से भरे पड़े थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में सोना तथा चांदी थे। कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो, और कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें अच्छे पलंग और दीवार न हो। धन खूब था और सभी लोग आराम से रहते थे। इस युग में राज्य को दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ता था। 2 आब से 80 लाख टंका की आय होती थी और दिल्ली का राजस्व 6,85,00,000 टंका तक पहुंचता था। कोई भी व्यक्ति जिसने मध्यकालीन इतिहास का किंचित भी अध्ययन किया हो, वह जानता है कि उस काल में हिंदुओं को पेट भर भोजन का मिलना कठिन था। हिंदुओं के लिए धन संपत्ति रखना वर्जित था। सोने चांदी के जेवर की तो कौन कहे, हिंदुओं के घरों में मिट्टी के बर्तन तक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह कहना कठिन नहीं है कि या तो शम्से शिराज अफीक ने पूरी तरह से झूठ लिखा है या फिर उसका यह कथन उस काल की मुस्लिम प्रजा के लिए है। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि फिरोज तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की। वस्तुतः यह संख्या उन गांवों की हो सकती है जो अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शाही सैनिकों के अत्याचारों के कारण उजड़ गए थे और फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण करवाए जाने के कारण फिर से बसने लगे थे। फिर भी फिरोज शाह के काल में आगरा के निकट फिरोजाबाद, दिल्ली के निकट कोटला फिरोज शाह, बदायूं के निकट फिरोजपुर आदि नगर अवश्य ही बसाए गए थे। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 4 मस्जिदों, 30 महलों, 200 काफिला सरायों, 5 तालाबों, 5 दवाखानों, 100 कब्रों, 10 गुसलखानों, 10 दरगाहों और 100 पुलों का निर्माण करवाया था। वह मेरठ तथा खिजराबाद से अशोक के 2 स्तंभों को उठाकर दिल्ली लाया। अगली कड़ी में देखिए, अपराधी को महल के समक्ष जीवित जलवा देता था फिरोज शाह तुगलक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।